लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में आपको बता दूं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं, इनके एक्सपीरियंस को आप लेकर के अपनी सक्सेस को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो कोर्सेज अपकमिंग रहते हैं, इनमें आप इनरोल्ड होकर के समय रहते आप अपनी सक्सेस को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, जिसमें जब आप एग्ज़ाम फेस कीजिए तो उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। इसके लिए किसी भी देखिए एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है। उसके लिए हमारे अनअकैडमी ने आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट लाया है। मॉक टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इससे ये पता चलता है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। जो वीक पोर्शन है उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, और जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसमें आप थोड़ी भी एनर्जी लगा करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं। उनके टॉपिक को इस तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है कि किसी भी तरह से उनमें से आए क्वेश्चन आप मिस ना करें। इसके लिए हमारे एजुकेटर्स 24 आवर्स डेडिकेटेड रहते हैं। अब बात आती है कि अनअकैडमी का हम पार्ट कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद नंबर आता है कि सब्सक्रिप्शन का। अगर आप तैयारी में नए हैं, आप अभी अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको 24 मंथ का कोर्स लेना चाहिए। अगर आप कुछ समय तैयारी कर चुके हैं तो 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स लेते हैं। आइए अब अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि यूनिवर्स है। दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे जो एग्जाम में आए हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो यूनिवर्स है वो यूपी पीसीएस का कितना फेवरेट पोर्शन रहा है। चाहे मेंस हो या फिर प्री एग्जामिनेशन हो, उससे क्वेश्चन वो जरूर पुटअप करता है एग्जाम में। तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको कैसे मिस किया जा सकता है। और वैसे भी यूनिवर्स जो है वो ज्योग्राफी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम आता है या ज्योग्राफी वर्ड हमारे सामने आता है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक पिक आती है, इनफाइनाइट यूनिवर्स की पिक्चर, अनंत ब्रह्मांड। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये अनंत ब्रह्मांड, क्या है ये इनफाइनाइट यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अध्ययन तो बहुत समय पहले से होता रहा है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करने का जो श्रेय है वो हमारा टॉलमी महोदय को जाता है। प्लासिडियस टॉलमी महोदय इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कि जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। जियोसेंट्रिक थ्योरी जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ बीच में। ये समय था 143 ईस्वी का। अब टॉलमी महोदय उस समय के काफी रेप्यूटेड पर्सनालिटी थे। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थ जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य सहित सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु सारे के सारे इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सब लोगों ने मान लिया, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उतनी डेवलप नहीं थी और लोगों की क्वेश्चन भी करने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई, हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। फिर समय आता है कोपरनिकस महोदय का। ये समय होता है 1543 का। इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर गई और लोगों के अंदर भी चेंज आया। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उन्होंने टॉलमी महोदय की जो थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको सिरे से नकार दिया, पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी सहित सारे आकाशीय पिंड जो है वो इनकी परिक्रमा करते हैं। अब इसमें तो एक रिवॉल्यूशन आ गया। भाई, कहाँ हम बहुत पहले से ये जान रहे थे कि हमारी अर्थ बीच में है, यूनिवर्स का सेंटर है, और कोपरनिकस महोदय आ गए। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। आज भी प्रेजेंट टाइम में जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो इसी थ्योरी का, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है।
फिर अब बात ये आती है कि ये तो हुई कि यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स में होता क्या है, कौन बीच में है कौन किनारे, ये बात होती। अब जब बात ये आई कि कौन बीच में कौन किनारे, तो इस इम्पोर्टेंट यूनिवर्स जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसके लिए कई जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसकी थ्योरी दी, लेकिन हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एथेंटिक थ्योरी जो है वो है जॉर्ज एब लेमेंटर की बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने बताया कि 15 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़ा आकाशीय पिंड था जिसमें अचानक से विस्फोट हो गया और इनमें जो पदार्थों का बिखराव हुआ, इन्हीं से आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे चलते इनमें और भी ज्यादा विस्फोट हुए और जो हमारा ब्रह्मांड है वो धीमे धीमे एक्सटेंड होता गया, उसका विस्तार होता गया। ठीक है, अब जब ब्रह्मांड की हमने बात कर ली तो इसके हम बात करते हैं आकाशीय पिंडों के बारे में। जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है यूनिवर्स की, आइए उससे शुरू करते हैं। जो हमारा सौर मंडल है ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा भाग है जिसमें सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 65 से भी ज्यादा उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड शामिल हैं। मैंने 65 से भी अधिक उपग्रह क्यों कहा? क्योंकि जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो समय समय पर खोज किया करते हैं, कहीं कहीं नए ग्रह मिलते हैं, इसलिए 65 से भी ज्यादा उपग्रह हैं इसमें। सौर मंडल की खोज जो है वो कॉपरनिकस महोदय ने की। जी हाँ, ये वही कॉपरनिकस हैं जिन्होंने बताया कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वाले कॉपरनिकस महोदय। कई सौर मंडल मिलकर के एक तारा मंडल का निर्माण करते हैं, जैसे कि सप्तऋषि तारा मंडल। ठीक है, तारा मंडल के बाद नंबर आता है आकाश गंगा या मंदाकिनी का। करोड़ों तारा मंडल मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, कई किताबों में मिलता है कि हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे नहीं बल्कि उसका एक पार्ट है। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। इसकी आकृति सर्पिल है, जैसे सर्प की आकृति होती है सांप की जिगजैग, वैसे इसकी आकृति है। एंड्रोमेडा जो है वो हमारी आकाश गंगा के निकट की आकाश गंगा है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस की आकाश गंगा है, जो कि हमारे आकाश गंगा जो है मंदाकिनी है उससे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का वह भाग है जो कि एक तारों का समूह है। और कई जहां आप लोगों को क्या पढ़ने को मिलता है कि हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में रहेगा, आयोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको बताना है कि हमारी आकाश गंगा जो है वो मंदाकिनी है। अरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाश गंगा का ही एक पार्ट है, जो कि सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। आकाश गंगा की बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं सौर मंडल में जो हमारे ग्रह पाए जाते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी एग्जाम के छोटे एग्जाम से लेकर के IAS तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखने में लगते हैं कि ये टेट के हैं, बीएड के क्वेश्चन है, लेकिन ये IAS तक के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, इनमें दो तरीके से प्रश्न उठते हैं, पहला दूरी के क्रम में, दूसरा आकार के क्रम में। इनको अगर हम एक सूत्र में बांध लें, एक हम इनका कोडिंग कर लें, तो हमको ये ज़्यादा आसानी से याद हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक याद हो सकते हैं। हम एग्जाम में हमारा मेन मतलब है कि हम वहाँ पे सही टिक करके आएँ, किसी भी तरीके हम उसको याद कर ले जाएं। तो उसके लिए मैंने अपना एक कोड बनाया था, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरा जो कोड है उसको देखिए, इसका है BSP, बुध शुक्र पृथ्वी, MVSUN। BSP को आप लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी से याद कर सकते हैं।
MVS आपको याद करना है। UN को आप यूनाइटेड नेशन से याद कर सकते हैं। बुध, B फॉर बुध, S शुक्र, P पृथ्वी, M मंगल, V बृहस्पति, S शनि, U अरुण, यूरेनस, N से नेपच्यून। अब इसको देखते हैं आकार के क्रम में, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा जाता है। इसके क्रम में जो हम याद करते हैं तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, या आपने कई उसमें एग्जाम में देखा होगा कि सबसे बड़े ग्रह का नाम पूछा जाता है या सबसे छोटे ग्रह का नाम पूछा जाता है। जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर उठता है तब वो इसको आकार के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसका कोड अब मैंने बनाया है JSUNEVMM। तो आपको खाली JS याद करना है, उसके बाद आपका आया यूनाइटेड नेशन EVMM। दोस्तों जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात बहुत आती है, वहीं से आप इसको उठा सकते हैं EVM। एक M आपको एक्स्ट्रा करना है। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। अब आइए बात करते हैं और आकाशीय पिंड की, जिसमें नाम आता है उल्का पिंड, मीटियर्स। क्या होते हैं ये मीटियर्स? उल्का पिंड जो होते हैं ये आकाश में टहला करते हैं, सूर्य के, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घुमा करते हैं। जब ये हमारी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से करीब आते हैं, जब वो आकर्षण शक्ति के जद में आ जाते हैं तो वो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं और इनमें घर्षण उत्पन्न होता है, इनमें चमक उत्पन्न होती है, जिन्हें शूटिंग स्टार या टूटा हुआ तारा कहते हैं। जब ये उल्कापिंड पूरी तरीके से जल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के घर्षण से ये पूरी तरीके जल जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्काश्म कहते हैं। ऐश के रूप में एकदम राख, तो इन्हें उल्काश्म कहते हैं। यही उल्कापिंड जब अध जले हुए ठोस के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कॉमेट, पुच्छल तारा या धूमकेतु। धूमकेतु ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनका निर्माण बर्फ, धूल और गैस से हुआ है। इनके आगे के भाग को कोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि धूमकेतु के का जो पार्ट होता है आगे का, उसको क्या कहते हैं। तो इसके आगे के भाग को कोना कहते हैं और इसका जो पीछे का हिस्सा होता है उसे पूंछ कहा जाता है। हैली नाम का एक पुच्छल तारा है जो 76 ईयर बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम जो है ये 1986 में दिखा था। एस्टेरॉयड की बात करते हैं तो एस्टेरॉयड के बारे में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड पाए कहाँ जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड जो हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने 30 जून 2017 को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस घोषित किया है। अब आइए देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरीके जो है आयोग भटकाता है। वो पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा, जुपिटर सैटर्न के बीच पाया जाता है, जुपिटर मार्स के बीच पाया जाता है, मार्स अर्थ के बीच पाया जाता है, या वीनस या अर्थ के बीच में पाया जाता है। तो इसको आप अगर एक बार फिगर देख लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में होती है। ठीक है, ये एक छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि धूल और बर्फ से बने होते हैं। प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। अभी आपको कुछ समय पहले आप लोगों को याद शायद ना हो कि 2006 में ही एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हुआ था सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी प्राग में। तो उसमें इनका एक नया क्राइटेरिया लाया गया कि कौन होंगे प्लैनेट, उनके बारे में बताया गया। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं प्लैनेट ग्रह। प्लैनेट जो होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
एग्जाम्पल हम अपनी अर्थ का ही तो ले सकते हैं। हमारी अर्थ में कोई प्रकाश है? नहीं है। हम सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और रात में जो है वो हम चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और चंद्रमा का भी खुद का प्रकाश नहीं होता, वो भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है। जो प्लैनेट होते हैं वो अपने एक्सिस पर घूमते हुए, अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि ये दूसरे की ऑर्बिट को ओवरलैप ना कर रहे हो, दूसरे की ऑर्बिट को काट ना रहे हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये क्लॉकवाइज चलते हो, पूर्व पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलते हो। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन भी हैं, शुक्र और अरुण। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ चलते हैं। ठीक है। सूर्य, सूर्य जो कि एक तारा है, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा हुआ है। ये हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, कह लीजिए कि हमारे जीवन दाता है। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसका ये एक मात्र सोर्स है एनर्जी का। ये हमारी अर्थ से 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर है। जब सूर्य हमारी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, इमेज में आप देखिए कि जब ये अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे उपसौर कहते हैं। ये स्थिति 4 जुलाई को आती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो 15 करोड़ 20 लाख होती है, और जब सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक निकट होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन में वो कैसे फंसा सकता है, 4 जुलाई और 3 जनवरी में फंसा सकता है कि कब होता है उपसौर और कब होता है अपसौर। तो इसको आप याद कीजिए, 4 जुलाई को अपसौर होगा, 4 जुलाई ज्यादा डेट है, इस समय दूरी ज्यादा है। 3 जनवरी कम डेट है, इस समय दूरी कम है। इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में सही टिक करके आ सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि एग्जाम में आप सही से सही टिक करके आएं। सूर्य के बारे में और बातें करते हैं। सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसको कोरोना कहते हैं। ठीक है। जो कि खाली सूर्य ग्रहण के ही समय दिखाई देता है। सूर्य में जो एनर्जी होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। क्वेश्चन ये भी आया है प्रीवियस ईयर में कि सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है। आगे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें देखेंगे। सूर्य में हाइड्रोजन 71% व हीलियम 26.5% और अदर एलिमेंट जो हैं वो 2.5% होते हैं। इन सब में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें अपार एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम लोगों को मिलती है। सूर्य की सतह पे आपने देखा होगा कभी कभी काले धब्बे दिखते हैं। जब सूर्य एकदम अपनी चरम सीमा पर होता है तब तो हम उसकी तरफ देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो अस्त होता है या उदय होता है तो हम देखते हैं कि उसकी सतह पर कुछ कुछ स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं। इन्हें सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। इनके बनने व बिगड़ने की प्रक्रिया जो है वो 11 वर्षों में पूरी होती है। इसमें होता क्या है कि जब सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो बहुत तेजी के साथ होता है, और वहां से अग्नि जो है वह निकल करके वायुमंडल में चली जाती है, तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, और वहां का टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सूर्य के जो फोटोस्फीयर है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से जो हमें विकिरण से जो हमें ऊर्जा मिलती है सोलर इंसोलेशन से, वो 2 अरब भाग ही हमको मिलता है। बाकी का जो हिस्सा होता है वो दूरी के कारण नष्ट हो जाता है, कुछ हमारे वायुमंडल में विलीन हो जाता है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है
ये 3,84,000 किलोमीटर है। इससे पहले सूर्य की हमने दूरी क्या बताई थी, 14,98,00,000। चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,000। मतलब चंद्रमा जो है वो हमारी अर्थ के करीब में है, सूर्य जो है वो दूर में है। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, वही सूर्य वाला कॉन्सेप्ट, अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है। इसे उपभू या एपोजी कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारो उत्पादक बल न्यूनतम होता है। जैसे आप जान रहे हैं कि जो चीज जितना दूर होगी उसका इफेक्ट उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। और आपने लोग ने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे जो ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में या पानी में आते हैं, ज्वार भाटा, वो सब उसके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से काफी करीब है, 3,84,000 किलोमीटर। इस समय जब ज्वार आता है तो यह जब अधिकतम दूरी पर होता है तो 20% छोटा ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3,64,000 किलोमीटर होती है। इस समय चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसे उपभू या पेरिजी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारो उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसे भी प्रकाश व एनर्जी जो है, लाइट और हीट जो भी है, वो सूर्य से मिलती है। सुपर मून वह स्थिति होती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इनकी दूरी आपस में बदलती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होता है तो इसे पेरिस ऑफ फुल मून कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून तब होता है जब एक ही माह में दो पूर्णिमाएं, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वह ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। और चंद्रमा पर किसी भी वस्तु को हम ले जाते हैं तो उसके भार में कमी आती है, 1/6 हो जाता है उसका वेट। अगर हम कोई चीज ले जाते हैं तो उसका जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा से ये तो हुए ट्रेडिशनल क्वेश्चन, लेकिन अब आइए कुछ करंट की बातें कर लें, चंद्र मिशन की बातें कर लें, मानव चंद्रमा पर कब पहुंचा इसकी बातें कर लें। चंद्रमा पर मानव जो है वह 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एंड्रिल चंद्रमा पर गए। ये पहले यात्री थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एंड्रिल बज। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको सही करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये ऐसे मिसलीनियस क्वेश्चन हैं। ये कभी भी आ सकते हैं। इनको आप करंट में भी नहीं रख सकते, इनको आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन में रख सकते हैं, जिनको कि आयोग थोड़े थोड़े दिन पे रिपीट करता रहता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी या शांत सागर के नाम से जाना जाता है। 22 जुलाई 2008 को, जो कि करंट का देखते हैं यहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एटलस पर जाकर के देखें श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां पे मार्क कर लीजिए कि यहाँ से सैटेलाइट जो है वो छोड़ा जाता है।
इस अभियान द्वारा चंद्रयान फर्स्ट द्वारा मानव रहित विमान मून मानव रहित विमान मून इम्पैक्ट को चंद्रमा की सरफेस पर उतारा गया इंडिया का। कब? 2008 में। चंद्रयान 2 जो है, जो अभी मोदी जी ने भेजा था, भारत का दूसरा मिशन था चंद्रयान 2। ये पूरी तरीके स्वदेशी था। चंद्रयान फर्स्ट जो है, तो उसमें तो कुछ टेक्नोलॉजी हमने बाहर के देशों से मांगी थी, उनकी मदद, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट जो है ये पूर्णतः स्वदेशी है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर। देखिए, लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसको भी आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। इसको 22 जुलाई 2019 को वही श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ये सारी बातें तो हो गई अंतरिक्ष के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। आइए कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज जो हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने से फायदा ये होता है कि हमको पता चलता रहता है कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है। खाली थ्योरी थोड़ी पढ़ने से हमको उतना नहीं नॉलेज होगा जितना एमसीक्यूज करने से। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ये आपकी स्ट्रेटजी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आइए यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस तरीके से आयोग ने यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया है। सभी लोग आप लोग जान रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, लेकिन उसने एक यहाँ पे ऑप्शन क्या डाल दिया, खगोलीय पिंड। जरा सा आपका दिमाग भटका कि एक नंबर गया। तो आइए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बिग बैंग सिद्धांत नवीनतम सिद्धांत है। अभी हमने आपको बताया कि जो इस समय के जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो भी इसी थ्योरी को फॉलो करते हैं। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज एफ लेमेंटन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन बिंदु के रूप में 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। पूरा एक डेंस था, घना हुआ एकदम। उसके अत्यधिक संकेंद्रण के कारण अचानक विस्फोट हुआ, जिससे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और वो चारों ओर फैल गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृष्ण छिद्र या इसी को कहते हैं ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डॉक्टर एलन सैंडरेज, हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड या फिर एस चंद्रशेखर ने? देखिए, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल को अभी आप लोग ने कुछ समय पहले, आप अगर करंट से जुड़े रहते हैं तो आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंस ने इस पे बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी। मतलब वो पैरालाइज थे तो भी उन्होंने किस तरीके से यूनिवर्स को डिस्क्राइब किया कि पहले के लोग जैसे एस चंद्रशेखर थे कि उनकी थ्योरी से काफ़ी कुछ मिलती थी। मैंने पढ़ा तो वो जॉर्ज एफ लेमेंटर की भी थ्योरी से काफ़ी कुछ मैच करती थी। तो आइए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल वह अवस्था होती है जब तारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। आगे के टॉपिक में तारे का जन्म और मृत्यु, उसकी पूरी अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि तारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा, इस सब बारे में पूछी जाती है। तो ये कृष्ण छिद्र जो है वो उसकी अंतिम अवस्था मानी जाती है। ये हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, क्लास में चर्चा होगी इस बारे में। तो न्यूटन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान में एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे असीमित घनत्व वाले पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। एकदम डेंस हो जाते हैं और इतने डेंस हो जाते हैं कि यहाँ से प्रकाश भी नहीं पार जा सकता, इतने डेंस होते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अभी पहले हमने आपको पढ़ाया था जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। हमने बताया था कि क्वेश्चन पूछते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसकी है या जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। तो जियोसेंट्रिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, पृथ्वी बीच में, ठीक है, सूर्य बीच में, हीलियोसेंट्रिक। तो हीलियोसेंट्रिक जो है किसने दिया, तो ये दिया कॉपरनिकस महोदय ने। अब देखिए यहाँ पर आयोग किस तरीके क्वेश्चन दे रहा है, टॉलेमी का भी नाम दिया इन्होंने, जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। वही कह रहे हैं ना कि अगर हल्का सा दिमाग फिसला एक नंबर गया। आइए जानते हैं क्या है जियोसेंट्रिक थ्योरी। 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने बताया कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उनका ये सिद्धांत हीलियोसेंट्रिक नाम से फेमस हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी सहित सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, मतलब सारे आकाशीय पिंड जो है वो इनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमारी जो पृथ्वी है इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। सूर्य, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य से हमें ऊर्जा ना मिले तो सारा जीवन चक्र यहीं पे रुक जाएगा। तो सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके बारे में कभी सोचिए। नाभिकीय विखंडन से आती है, ऑक्सीकरण से आती है, नाभिकीय संलयन से आती है, या फिर हाइड्रोजनीकरण से आती है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं तो एक बार आपका दिमाग जरूर डिस्ट्रैक्ट होगा कि इसमें हाइड्रोजनीकरण भी तो है, क्या यही ऑप्शन टिक कर दें? नहीं, सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है, न्यूक्लियर फिशन के द्वारा। सूर्य जो कि एक तारा है, इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा, प्रकाश जो है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। ये कब होता है, जब हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर आ जाते हैं। मतलब उनका तापमान जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच हो जाए, इतना उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तब जो है वो संलेत होके हीलियम का निर्माण करते हैं और एनर्जी जो है हमको प्रोवाइड करते हैं। 5वां प्रश्न, वही फेवरेट प्रश्न आयोग का, यूनिवर्स से रिलेटेड, सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। कौन सा होगा, प्लेटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। अब देखिए यहीं पे बात आती है किस तरीके आपने कोडिंग की है। इस तरीके की कोडिंग अगर आप याद कर लीजिए, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी MVS UN, तो यह आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसमें कभी कभी अभी तो इन्होंने पूछ लिया क्रम से व्यवस्थित कीजिए, भाई सिविल का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से उन्होंने इसका लेवल भी मेंटेन किया हुआ है। खैर इसका आंसर जो है ये फर्स्ट वाला होगा, 2 3 4 1। 2 सबसे पहले पृथ्वी, 3 नंबर पे बृहस्पति, 4 पे यूरेनस और 1 पे प्लेटो आएगा। लेकिन अगर और किसी तरीके क्वेश्चन पूछ ले, सपोज कीजिए कह दे कि मंगल और इनके शुक्र के बीच में कौन सा पाया जाता है, तब तो इसलिए आपको ये याद करनी ही है कोडिंग, चाहे मेरे हिसाब से याद कीजिए या फिर कोई आप अपनी नई कोडिंग बना लीजिए। मतलब खाली यहाँ इतना है कि आपको एग्जाम में सही टिक करके आना है, 1 नंबर ले करके ही आना है।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले टुकड़े को क्या कहते हैं? इनको उल्कापिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं या निहारिका कहते हैं। अब देखिए इन्होंने कितने पास पास ऑप्शन रखा है, क्योंकि जब हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका ये सब लगभग लगभग साथ में ही पढ़ते हैं। इन्होंने कहीं दूर का ऑप्शन नहीं दिया आकाशीय पिंड का, इन्होंने बहुत ही नजदीक का दिया है, क्योंकि हम लोग इन सारे टॉपिक को लगभग लगभग साथ में ही पढ़ते हैं ऊपर नीचे के क्रम में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 23 सितंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए एक एस्टेरॉयड था, उसका नाम पंडित जसराज रखा गया। उसकी खोज हुई तो उन्होंने उसका नाम पंडित जसराज रख दिया, जो कि शास्त्रीय संगीत गायक थे। ठीक है, ये तो करंट का टॉपिक हो गया, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। ये पंडित जसराज रखा गया 23 सितंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पे रखा गया। ये करंट में पूछ सकता है। और बाकी ये जो पूछा गया मंगल और बृहस्पति के बीच कौन कौन पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, तो ये आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 7वां प्रश्न आता है क्षुद्र ग्रह तथा ये कथन और कारण में नंबर आता है। ये IAS का क्वेश्चन है। IAS का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आपके सिविल में नहीं आएगा, इसको ब्रेक कर करके दे देगा, आपको इसको तोड़ करके दे देगा। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ब्रेक करके दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? अंतर बताना है। अब ये वही बता सकता है जिसने अच्छे से क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा है, अच्छे से धूमकेतु के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी प्लेनेटेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो चट्टानी प्लेनेटाइड होते हैं, चट्टान के प्लेनेट से बने हुए आकाशीय पिंड होते हैं, जबकि धूमकेतु जो होते हैं वो हिमशीतित ग्रहों से गैसों से निर्मित होते हैं। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथ के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः बुध और शुक्र के बीच पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा ये क्या कह रहे हैं, धूमकेतु गोचर दृष्टिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका आंसर होगा बी, 1 व 3। ठीक है, धूमकेतु जो है बुध और शुक्र के बीच नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इसमें यह दूसरे का पहला तो सही है, लेकिन लास्ट का नहीं सही है। धूमकेतु अधिकांशतः बुध और उसके बीच नहीं पाए जाते हैं, ये आकाश में घूमते रहते हैं धूमकेतु। ठीक है, जहां सूर्य से दूरी में होते हैं, जहां ये ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये बर्फ के बने होते हैं। देखिए पहला आंसर में कह रहा है हिम शीतित ग्रहों से गैसों से बने हों। अगर ये सूर्य के नजदीक होंगे तो हिम शीतित कैसे होंगे, इनकी बर्फ पिघल जाएगी। तो ये सूर्य से काफी दूर रहते हैं, अंतरिक्ष में विलीन रहते हैं। इसका ये दूसरा पॉइंट गलत है, बाकी इसमें ये पहला व तीसरा सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, हमने आपको पहले बताया था। जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है।
जबकि कॉमेट पुच्छल तारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि धूल, बर्फ और गैसों से बने पिंड होते हैं। ठीक है। धूमकेतु के अगले भाग को कोना और पिछले को पूंछ कहते हैं। ठीक है। धूमकेतु का आप फिगर हमने इससे पहले स्लाइड में आपको दिखाया था। तो इसमें आगे का जो गोल हिस्सा था उसे कोना कहते हैं और पीछे के भाग को पूंछ कहा जाता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, कैसे इसका पूंछ बनता है और कैसे इसका कोना बनता है। ये होता क्या है कि हिम शीतित गैसों से बने होते हैं। ये सब सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो सूर्य की गर्मी से, उसकी हीट से इसकी बर्फ पिघलती है और ये गतिमान रहते हैं तो दूर तक एक लंबी एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पूंछ टाइप में इनकी निकली हुई है। ठीक है। ये लाखों किलोमीटर दूर की होती है, काफी लंबी होती है ये। ठीक है। हेली नामक पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या वह पूर्णतः भार रहित हो जाएगी। क्या होगा बताइए? आंसर तो सामने ही है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 1/6 है, 1/6 है गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर वस्तु ले जाने पर उसका भार घट के 1/6 हो जाता है। ठीक है। वहां पे वस्तु जो है वो हल्की प्रतीत होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सारे एग्जाम का। सूर्य ग्रहण कब होता है, या चंद्र ग्रहण पूछ लेता है, ये कब होता है? तो सूर्य ग्रहण के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के सूर्य जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण देखिए होता कब है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। इसमें देखिए सूर्य व चंद्रमा के जब सूर्य व चंद्रमा के बीच जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य से देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कई तरीके से सूर्य इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य के बारे में अभी मैं उतना क्वेश्चन नहीं कवर कर पाया हूँ, उतना पोर्शन नहीं कवर कर पाया हूँ। सूर्य के जो है वो आगे आपको मिलते रहेंगे, जैसे एल्बिडो के बारे में पढ़ेंगे, जब पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इन तरीके जो है सूर्य के बारे में आगे भी चर्चा होती है कि सूर्य बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको एक ही क्लास में कवर करना मुश्किल है। इसके लिए आप सूर्य के लिए एक अलग कॉपी, एक अलग 2-4-10 पन्ने की एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सूर्य के पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं आपको धीमे धीमे बताता रहूंगा आने वाली क्लासेस में। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? निकटतम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी की? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, या 31 सितंबर को? ये पूछ रहा है आपसे उपसौर के बारे में। निकटतम दूरी, मैंने आपको जब पढ़ा रहे थे हम, तो आपको क्या बताया था कि निकटतम और दूर के बारे में क्या याद कर लीजिए। जो चीज निकट है वो कम है। इसको आप याद कर सकते हैं 3 तारीख से, 3 जनवरी से।
3 जनवरी देखिए, अगर हमारा जो साल स्टार्ट होता है तो उसमें निकट सबसे पहले कौन आता है? जनवरी ही तो आता है, तो उससे आप याद कर लो। दूर कौन सा आता है? दूर जुलाई आता है, तो उससे याद कर लो, सीधी सी बात। आइए इसके बारे में देखते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक निकट होता है तो इसे उपसौर कहते हैं, पेरिहीलियन। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है। रट्टा मान लो भाई, जरूर क्वेश्चन आना है पक्का। इस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 70 लाख होती है। ठीक। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, मतलब मैक्सिमम दूरी जब होती है, इस स्थिति को उपसौर या एपीहीलियन कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को आती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वह 15 करोड़ 20 लाख होती है। जब अधिकतम दूरी होती है तो 15 करोड़ 20 लाख होती है। ये स्थिति 4 जुलाई को आती है। और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है तो इसमें जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख होती है। ये डेट आती है 3 जनवरी को। इसी में कंफ्यूज करता है 3 जनवरी और 4 जुलाई को। ठीक है, थैंक यू आज के सेशन के लिए।